ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास एक बार फिर आया हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में हमने 5 वीडियोस भी अपलोड कर दिए हैं। पांचों वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट मेडवल हिस्ट्री बाय विकास सर में मिल जाएगी। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे उन वीडियोस को नहीं देखा है वो हमारे उसी प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो आज बारी थी दिल्ली सल्तनत शुरू करने की, लेकिन दिल्ली सल्तनत शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब मैंने पहली बार मेडवल हिस्ट्री पढ़ा था तब मुझसे एक गलती हो गई थी। पढ़ तो मैंने सब लिया था, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, लोदी आदि सभी वंशों के बारे में मुझे अच्छी जानकारी थी। लेकिन जब मैंने इन वंशों को पढ़ा तो मैंने तारीख याद करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैंने बाकी सारी चीज़ें तो याद कर ली, लेकिन तारीख याद करने में थोड़ी सी कंजूसी कर दी, जिसके कारण मुझे आगे चलकर बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। मुझे कुछ वक्त के बाद सीक्वेंस याद करने में तथा एक रूलर के टाइमलाइन को दूसरे रूलर के टाइमलाइन से मैच कराने में बड़ी समस्या होने लगी। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि नॉर्थ में कोई एक रूलर रूल कर रहा होता है, वहीं साउथ में कोई दूसरा राजा राज कर रहा होता है और उसी समय नॉर्थ ईस्ट में कोई तीसरा राजा। तो एक ही समय में भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राजा राज कर रहे होते हैं। ऐसे में राजाओं का मिक्सअप हो जाता है। लेकिन जब हम मध्यकालीन भारत को पढ़ते हैं तब हम एक एक करके राजवंशों को पढ़ते हैं, ना कि एक ही समय में सारे राजाओं को। तो इस तरह की समस्या आपको ना हो, इसलिए मैंने पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस किया है मध्यकालीन भारत पढ़ते वक्त, आज मैं आपके साथ उन सभी चीज़ों को शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इतिहास को जब पढ़ें तो पूरी तैयारी के साथ पढ़ें और आपके अंदर कोई भी कमजोरी या कमी ना हो। तो जो जो चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा उनको आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है। ये कोई याद करने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि जो भी मैं आज आपको बताऊंगा उसको आपको अपने स्टडी में इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है दोस्तों, तो पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है फर्स्ट, रिमेंबर चैप्टर नेम। दोस्तों, कई बार क्या होता है जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखना होता है वो होता है चैप्टर का नाम। कई बच्चे क्या करते हैं, कई बार जब वो पढ़ते हैं तो अंदर की चीज़ें तो सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें चैप्टर नेम के बारे में कुछ नहीं पता होता। जैसे वो ये तो पढ़ लेंगे कि कालाशोक कौन है, कालाशोक के बारे में तो उन्हें सब पता होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि कालाशोक किस वंश के थे। ऐसे में अगर हम चैप्टर नेम याद करके पढ़ेंगे तो हमें ईजिली याद हो जाएगा कि कालाशोक शिशुनाग वंश के थे। अगर हम चैप्टर नेम क्या होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले मध्यकालीन भारत में कि भारत पर अरबों का आक्रमण, तो ये एक हमारा चैप्टर नेम हो गया। अब इसके अंदर बहुत सारे लोग आए, ठीक है, कई सारे राजाओं के बारे में हमने पढ़ा, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा। तो ये सब जो हमने पढ़ा, इन सबको हमें याद करने में, मोहम्मद बिन कासिम, जयपाल, इन सबको हम याद करने में बहुत ईजिली याद कर सकते हैं जब हमें चैप्टर का नाम पता होगा। दूसरी बार हमने पढ़ा भारत पर तुर्कों का आक्रमण, या हम कह सकते हैं महमूद गजनवी का आक्रमण, मोहम्मद गोरी का आक्रमण। तो इस तरीके से हमें चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, हमने वहाँ पे पढ़ा मौर्य काल, ठीक है, तो मौर्य काल क्या होगा, एक चैप्टर हो गया। इसके बाद हम जो भी पढ़ेंगे वो उसके अंदर पढ़ेंगे, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चैप्टर नेम आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अगर आप, ऐसा नहीं है, कई बच्चे क्या करते हैं बिंदुसार के बारे में पढ़ लेते हैं, वो ये जानने की कोशिश नहीं करते कि बिंदुसार किस चैप्टर के अंदर आता होगा, यानी कि इनका किस वंश के अंदर आता होगा। हम ज़्यादातर वंश के बारे में ही पढ़ते हैं ना, वंश को ही चैप्टर बना लेते हैं। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखनी है वो है रिमेंबर चैप्टर नेम। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा, वो है रिमेंबर डेट्स। दोस्तों, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू मस्ट फॉलो इन ऑर्डर टू लर्न हिस्ट्री। अधिकांशतः बच्चे यही गलती करते हैं कि वो डेट्स नहीं याद रखते हैं। उन्हें सब पता होता है इस्लाम धर्म कहाँ से शुरू हुआ, इसको शुरू करने के पीछे असल भूमिका किसकी थी, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, पहला मुस्लिम तुर्क आक्रमणकारी कौन था, उन्हें सब पता होगा। लेकिन जब उनसे किसी तारीख के बारे में पूछ लो, किसी डेट्स के बारे में पूछ लो,
तो वो ये नहीं बता पाते कि महमूद गजनवी ने भारत पर किस सन में आक्रमण किया। उन्हें ये पता होगा कि तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन का पहला युद्ध किस सन में हुआ और तराइन का दूसरा युद्ध किस सन में हुआ, चंदावर का युद्ध कब हुआ, उन्हें ये नहीं पता होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। आपको डेट्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कई बार क्या होता है कि एक ही समय में भारत के अनेक हिस्सों में अनेक शासक राज कर रहे होते हैं। ऐसे में अगर आप डेट्स को भी साथ में याद रखेंगे तो आपको इतिहास समझने में बहुत आसानी होगी। आप इजीली याद कर सकते हैं कि एक समय में, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि 1191 ईस्वी में नॉर्थ में कोई एक राजा है और 1191 में ही हमें साउथ में भी कौन से राजा हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम सभी के बारे में पढ़ते हैं ना। पहले हम नॉर्थ के सारे किंग्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद साउथ के किंग्स की तरफ आते हैं। तो साउथ के किंग आते हैं तो हम देखते हैं कि फिर से हम 600 साल पीछे चले गए, वहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जब भी हम उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो उसी के पैरेलल दूसरे साइड में, ठीक है, इंडिया के दूसरे पार्ट में कौन से रूलर रूल कर रहे होते हैं उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी रिमेंबर डेट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है लिंकेज। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि लिंकेज क्या होता है। लिंकेज का मतलब होता है कि जो भी इवेंट्स हिस्ट्री में होते हैं जिनको आप पढ़ रहे होते हैं उनको आपको लिंक करके चलना होता है। जैसे नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया, तो इन दोनों वंशों के बीच में ऐसा क्या हुआ होगा कि सत्ता परिवर्तन हो गया, नंद वंश उखाड़ के फेंका गया, वो चला गया और उसके बाद में मौर्य वंश आ गया। तो अगर आप इनके लास्ट रूलर को, नंद वंश के लास्ट रूलर को अगर आप मौर्य वंश के पहले रूलर के साथ अगर आप इनको कंपेयर करेंगे, इनमें कोई कड़ी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई ना कोई लिंक जरूर मिल जाएगा। तो लिंकेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी आए, तो मैंने आपको बताया था कि महमूद गजनवी 1030 ईस्वी में मर गए थे। इसके बाद जो इनके उत्तराधिकारी हुए वो इतने योग्य नहीं थे, फिर धीरे धीरे उनका राज समाप्त होता चला गया और मोहम्मद गोरी और उनके बड़े भाई मिलकर गजनी पर अपना अधिकार कर लिए। तो दोस्तों अगर ये वाली कहानी आपको पता है तो इसका मतलब है कि आपको महमूद गजनवी के बाद गोरी आए, इस चीज़ का कभी आप भूल नहीं पाएंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, मोहम्मद गोरी के बारे में भी पता होगा, महमूद गजनवी के बारे में पता होगा, लेकिन उनसे ये पूछ लो कि महमूद गजनवी पहले आए थे भारत में या मोहम्मद गोरी आए थे, तो उन्हें यही नहीं पता होगा। लेकिन अगर आपने ये लिंकेज को ध्यान रखा है तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि महमूद गजनवी के बाद में गोरी आए। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों में क्या संबंध रहा होगा, आप एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़कर पढ़ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगला देखते हैं, क्रिएट वर्चुअल स्टोरी। चौथा हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्रिएट वर्चुअल स्टोरी। हिस्ट्री क्या है दोस्तों, पास्ट में घटने वाली चीज़ें जो हम आज पढ़ रहे होते हैं वही हिस्ट्री है। हिस्ट्री से तो हम ह्यूमन एवोल्यूशन तक को समझ गए हैं। एक समय ऐसा था कि जब मानव एक जानवर के जैसे दिखता था, वो एक पाषाण काल में रहने वाला एक जानवर के जैसे ही रहता था वो। लेकिन अब हमने क्या देखा कि धीरे धीरे वो डेवलप करते चले गए। तो उनकी डेवलपमेंट को ही तो हमने पढ़ा है, उनके इवोल्यूशन को ही तो हमने पढ़ा है हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री क्या है, ह्यूमन इवोल्यूशन तक को हम उससे समझ गए हैं। हिस्ट्री में हम किसे पढ़ते हैं, ह्यूमन के बारे में ही तो पढ़ते हैं, ह्यूमन के जीवन के बारे में ही पढ़ते हैं ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने जीवन में घटित चीज़ों को क्रमबद्ध रूप से स्टोरी बनाकर लिख कर दिखाओ, तो क्या आप लिख लेंगे, कन्फर्म लिख लेंगे। आपके जीवन में जो भी चीज़ें हुई हैं अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टोरी की तरह लिख के दो तो आप लिख सकते हैं ना। तो ऐसे ही हिस्ट्री में आप जब किसी भी व्यक्ति या राजा के बारे में पढ़ते हैं तो उनके जीवन को भी आपको ऐसे ही स्टोरी के फॉर्म में याद रखनी है। आपको स्टोरी की तरह अगर याद करेंगे तो आपको याद करने में ज़्यादा आसानी होगी। एग्जाम्पल के लिए मौर्य वंश लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम फैक्ट याद करने बैठ जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने पहला आक्रमण यहाँ किया, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ऐसे राजा होते थे, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य की स्टोरी आपको पता है, अगर आपको चाणक्य और धनानंद के बीच में जो भी वाद विवाद हुआ उसके बारे में अगर आपको पता है, तो आप इजीली चंद्रगुप्त मौर्य और पूरे मौर्य साम्राज्य को अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों क्रिएट वर्चुअल स्टोरी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों कुछ बच्चे तो इतनी गंदी तरीके से हिस्ट्री पढ़ते हैं कि वो पॉइंट टू पॉइंट रटना शुरू कर देते हैं।
मार्केट से एक लूसेंट उठा लेंगे और एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट याद करने की कोशिश करते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो हिस्ट्री को ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि कोई कहानी। और दोस्तों कहानी जो होता है वो हमारा ब्रेन ईजिली याद कर सकता है देन पॉइंट्स हम आसानी से नहीं याद कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारे दिमाग में कहानी की तरीके से हम कोई भी चीज़ स्टोर करते हैं तो वो ईजिली याद हो जाता है। तो दोस्तों ये चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा, क्रिएट वर्चुअल स्टोरी। स्टोरी आपके मन में याद हो जानी चाहिए। अगर आपको बुक्स में स्टोरी नहीं मिलती है तो आप उनके जीवन के बारे में पढ़िए और उनको एक स्टोरी के फॉर्म में लिख कर कॉपी में रख लीजिए, ताकि फ्यूचर में आप जब भी उस स्टोरी को पढ़ो तो उसके बारे में आपको सारी चीज़ें पता चल जाए। लास्ट में हम देखते हैं एरिया ऑफ लैंड। दोस्तों पांचवा और अंतिम पॉइंट है एरिया ऑफ लैंड। एरिया ऑफ लैंड क्या है दोस्तों जब भी आप इतिहास को पढ़ो तो आपको यह ज़रूर पता होना चाहिए कि आप किस एरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि जब आप नंद वंश के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो आपको नंद वंश के विजित क्षेत्रों के बारे में मैप या एरिया का पता होना चाहिए। जब आप वाकाटक वंश के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के मैप पर वाकाटक वंश कहाँ एग्जिस्ट करता था। ठीक है, कलिंगा का युद्ध हुआ, हमने पढ़ा। ठीक है, तो कलिंगा का जो युद्ध हुआ वो कहाँ पे हुआ, कौन से पूरे भारत में, साउथ साइड में हुआ, नॉर्थ साइड में हुआ, नॉर्थ ईस्ट साइड में हुआ, किधर साइड में हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये लास्ट चीज़ थी एरिया ऑफ लैंड। मतलब आप जो भी पढ़ रहे हैं वो भारतवर्ष में, या अगर आप वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड में किस जगह पर वो इवेंट घटित हो रहा है जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, इसके बारे में भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हैं तो आपको इतिहास में हो रहे इवेंट, जो भी इतिहास में हो रहे होते हैं इवेंट, उसमें ऐसा लगेगा कि आप उसको फील कर रहे हैं, आप उसमें जी रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसा पढ़ते हैं जैसे वो केवल रट लेते हैं, लेकिन जब आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे जो मैंने आपको बताया है तो फिर वो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप उन सारी चीज़ों को फील कर सकेंगे, जैसे लगेगा कि आप उसमें एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थे वो 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप इन्हें अपनी स्टडी में फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आपको इतिहास का महारथी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार और 5 पॉइंट रिमेंबर करा देता हूँ आपको क्या क्या है। फर्स्ट, रिमेंबर चैप्टर नेम। सेकंड, रिमेंबर डेट्स। थर्ड, लिंकेज। फोर्थ, क्रिएट वर्चुअल स्टोरी। एंड फिफ्थ, एरिया ऑफ लैंड। जिसमें से एरिया ऑफ लैंड और डेट्स ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि जो आप याद कर रहे हैं, महमूद गजनवी जब भारत में आया तो उसने कौन कौन से जगह पे कौन कौन से इलाकों को जीत लिया। अगर ये आप मैप में देख लेते हैं तो आप बहुत ईजिली याद कर सकते हैं। जैसे कि आप अभी मैप पे अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि नंद वंश जब भारत आए, नंद वंश अपने लास्ट रूलर जब रहे हैं तो पूरे कितने भारत के कितने हिस्सों पे उनका कब्जा था आप देख सकते हैं। ऐसे ही मौर्य वंश का भी आप देख सकते हैं। मौर्य वंश जब शासन कर रहे थे तो अखंड भारत बन गया था, तो अखंड भारत आप पूरा अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। इसी तरीके से गुप्त वंश में भी आप अलग अलग गुप्त जो भी शासक आए हैं उनके बारे में भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन से एरिया ऑफ लैंड पे रूल किया है। तो दोस्तों अगर आप इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हैं, एरिया ऑफ लैंड एंड डेट्स, तो आपको इतिहास का महारथी बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इसी के साथ ही आज की हम अपना ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आज आपको ज़रूर कुछ नई चीज़ जानने को मिली होगी। ठीक है, और अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। अगले वीडियो में मैं जैसा आपको बताया कि दिल्ली सल्तनत शुरू करने वाले हैं, तो दिल्ली सल्तनत जब मैं आपको पढ़ाऊंगा और उसके बाद भी कोई चीज़ पढ़ाऊंगा तो इन 5 पॉइंट का ध्यान रखना है। अगर आप मेरे चैनल से पढ़ते हैं या फिर किसी और चैनल से भी पढ़ते हैं तो भी आपको ये 5 बातें ध्यान रखनी है। ये 5 बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको हिस्ट्री बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।